हम एक खास मुद्दे से आज शो की शुरुआत करने वाले हैं और मुफ्त के ज्ञान से अब आपको सावधान हो जाना चाहिए। मुफ्त के ज्ञान से हो जाएं सतर्क, क्योंकि आधा ज्ञान उड़ा सकता है आपके पूरे पैसे। और ये हम क्यों कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, क्यों इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ आपको हम आगाह कर रहे हैं। आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई आप किसी इन्फ्लुएंसर की सलाह और उनकी समझाइश सुनकर अगर बाजार में लगाते हैं तो इसके पीछे क्या नफा नुकसान है, इसी पर आज हमारी ये पहली पेशकश है। और मेरे साथ खास मेहमान इसके लिए जुड़ भी गए हैं। मेरे साथ जुड़ गई हैं नेहा नागर, इन्फ्लुएंसर, और साथ ही आने वाले वक्त मेरे साथ जुड़ेंगे संदीप पारेख, मैनेजिंग पार्टनर फिनसेक लॉ एडवाइजर्स। लेकिन नेहा, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। काफी लंबी समय से ये बात चल रही थी कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और खास तौर से हम इन्फ्लुएंसर्स की अगर हम बात करें तो इनके लिए गाइडलाइंस निकाली जानी चाहिए, क्योंकि पैंडेमिक के दौरान नेहा हमने देखा है कि अचानक से एक लहर सी आ गई है इन्फ्लुएंसर्स की। हर कोई अपने आप को बाजार का गुरु ज्ञानी बताता है, भले ही उन्होंने बाजार की इतनी साइकिल्स देखी हो ना देखी हो, इतने उतार चढ़ाव भले झेले हो ना झेले हो, लेकिन ज्ञान देने के लिए हर कोई आगे आ जाता है। कितना घातक होता है इस तरह का ज्ञान देना। आप खुद एक इन्फ्लुएंसर है, तमाम तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपकी बहुत तगड़ी प्रेजेंस है। जब कोई आपको फॉलो करता है नेहा, तो बहुत भरोसे के साथ फॉलो करता है। आप अपनी मेहनत की जो गाढ़ी कमाई है, आपकी सलाह सुनकर वो लगाते हैं बाजार में, वो निवेश करते हैं अपने पोर्टफोलियो में। नेहा, ये बताएं हमें कि कितना जरूरी है कि आधा अधूरा ज्ञान कोई इन्फ्लुएंसर ना दे, या किस तरह से वो गलत ज्ञान देते हैं नेहा, क्योंकि आप उसी फील्ड की हैं, उस सेक्टर की हैं। आप ऐसे बहुत लोगों से मिलती होंगी नेहा जो कि ऐसे उटपटांग सलाह देके निकल जाते होंगे, बताएं। शायद आप म्यूट पर हैं। थैंक यू कविता फॉर इनवाइटिंग मी। और जैसे हम 2020 की बात कर रहे हैं, 2020 में ही ये शुरू हुआ था कि हर महीने 4-5 लाख डीमैट अकाउंट ओपन हो रहे थे। तो लोग जानना चाहते थे इन्वेस्टमेंट के बारे में कि वो कहाँ कैसे इन्वेस्ट करे। तो यहीं पर राइज हुआ हमारे जैसे इन्फ्लुएंसर का। मेरी भी शुरुआत 2020 में ही हुई है और मैंने भी कुछ ऐसी वीडियोस बनाई है कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, आईपीओ क्या होता है। बट जो हम फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स है, हमारा जो एम होता है वो होता है कि हम एजुकेट कर सके। जो हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे ऑडियंस के, हम उनके बारे में उन्हें बता सके, समझा सके। बट एक सेक्शन फिर ऑडियंस का ऐसा भी आता है जिनको ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, समझना नहीं है कि क्या होता है, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्यों कैसे करना चाहिए। उन्हें ना क्विक मनी चाहिए कि 21 दिन में उनका पैसा डबल हो। इसीलिए हमने देखा था कि आईपीओ, क्रिप्टो, एनएफटी, इसमें कितने नंबर्स इंक्रीज हो गए इन्वेस्टर्स के, क्योंकि उनको क्विक मनी चाहिए था। अब यहीं पर फिर कुछ ऐसे फिन इन्फ्लुएंसर्स भी है, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स, जो आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं कि भाई मैंने ना आज 50,000 का प्रॉफिट कमाया ट्रेड से। तो रोज अपनी स्टोरीज पे, सोशल मीडिया प्रोफाइल पे वो स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं कि मैंने तो इतना कमा लिया है, तुम भी कमा सकते हो। अब जैसे भोले भाले लोग जिनको क्विक मनी चाहिए, वो कहते हैं भाई ये कमा रहा है तो मैं भी कमा सकता हूँ। फिर उनको मैसेज करने लगते हैं, अपने पैसे भेज देते हैं, और भेजने के बाद वो फिर इन्फ्लुएंसर गायब हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी आईडी है, उनके रियल नाम पे नहीं होती है, हम जैसे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स के नाम पे होती है। जैसे मेरे नाम पे ढेरों दर्जनों फेक आईडीज है जो आपको ऐसी कमिटमेंट दे रहा है कि मैं आपके पैसे को डबल कर दूंगा। ऑल्दो हम अपने जो ऑडियंस है उनको अवेयर करते रहते हैं कि भाई फेक आईडीज से बच के रहे, ये हमारी ओरिजिनल आईडी है। एंड देन अगर हम कोई कंटेंट प्रेजेंट भी कर रहे हैं तो हम हमेशा ये लाइन बोलते हैं, डू योर ओन रिसर्च, एंड रादर देन टेलिंग देम कि आप कहाँ इन्वेस्ट करें, कौन से स्टॉक में, कौन से म्यूचुअल फंड में, हम बताते हैं कि आप कैसे इन्वेस्ट करें या ये इंडस्ट्री कैसे चल रही है। तो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर की इतनी हकीकत है कि हम टीचर्स हैं, हम सिर्फ टीचर ही बनने आए, आपका पैसा डबल करने। आप है नेहा, वहां पर आपका जो ज्यादा तवज्जो है, मुझे पता नहीं आपको मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आप जिस तरह की इन्फ्लुएंसर है, जिस तरह की इन्फ्लुएंसर है, आपका तवज्जो लोगों को एजुकेट करने को लेकर है, ठीक है, फाइनेंशियली लोगों को ज्यादा अवेयर, जागरूक बनाने के ऊपर आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है, आपका ज्यादा फोकस रहता है, आप उस पर तवज्जो देती हैं। लेकिन संदीप, एक तबका ऐसा भी है, और बहुत सही तरह से नेहा ने भी पॉइंट आउट किया हुआ है, क्योंकि वाकई संदीप आप भी जानते होंगे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें
क्विक मनी कमाना है, मतलब आज पैसा डाला है और कल डबल ट्रिपल चौबल हो जाए, ठीक है। और उस चक्कर में ये तो इन्फ्लुएंसर्स के स्क्रीनशॉट्स की बात कर रहे हैं, ऐसे भतेरों तरह के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक्सपर्ट्स बने फिर रहे हैं लोग, जो कि तुक्का अगर उनका एक लग गया कि भैया एक स्टॉक का उन्होंने कोई रिकमेंडेशन दे दी और उसके बाद वो अगर चल गया गलती से, तो उनकी दुकान भी जैसे कि चल ही गई और बाद में वो चंपत हो जाते हैं लोगों के पैसों को लेकर। तो मैं ये नहीं कह रही कि अज्ञानता की कमी है, देखिए वो तो है ही संदीप, लोगों के पास जागरूकता की बहुत ज्यादा कमी है, लेकिन यहाँ उसी अज्ञानता का फायदा उठाया जाता है और इसीलिए लोगों की जो मेहनत की गाड़ी कमाई है वो जो है चंपत हो जाती है। इसीलिए गाइडलाइंस लाने के बारे में सोचा जा रहा है। कितना जरूरी है संदीप आपके मुताबिक कि इस तरह की गाइडलाइंस लाई जाए, क्या क्या शामिल होना चाहिए आपके मुताबिक? चलिए, मेरे ख्याल से यहाँ पे शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है संदीप के साथ, लेकिन कहने का मतलब यही है कि इन्फ्लुएंसर्स या संदीप, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आ रही है अच्छी तरह जी से। आपको नहीं आ रही? जी, अब आ रही है, जवाब दें। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो इशू है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहूंगा। पहला पार्ट तो जो आप फोकस जिसके ऊपर कर रहे हैं कि जहाँ पे फ्रॉड होता है, कि ये नो हम लोग जो उसका एक टर्म यूज करते हैं वकील, पंप एंड डंप, मतलब एक टाइप का फ्रॉड हुआ कि इसको रेकमेंड करो कोई स्मॉल कैप माइक्रो कैप स्टॉक को, उसके बाद आप खरीद के रखो स्टॉक, उसके बाद पंप करो, उसके बाद उसको डंप कर दो, मतलब बेच दीजिए, एंड उसके बाद आप फिर गायब हो जाए फिर। तो ये पंप एंड डंप काफी कॉमन रहा है पिछले 2 साल खासकर, क्योंकि बुल मार्केट में सबको लगता है कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो उनका जीनियस है, और जब प्राइसेस नीचे भी आएंगे तो जैसे रहे हैं कई स्मॉल कैप लॉस मेकिंग कंपनी वगैरह में, तो अपने आप लोगों का एजुकेशन हो जाता है। पर रेगुलेटर का काम तो यही है कि जैसे इस टाइप के जो फ्रॉड है उसके अगेंस्ट एनफोर्समेंट एक्शन लिया जाए, और इसके लिए मेरे हिसाब से कोई नए लॉ की कोई जरूरत नहीं, एग्जिस्टिंग लॉज हैं, काफी रोबस्ट हैं उसके लिए। दूसरा है, एक और कैटेगरी है इन्फ्लुएंसर्स का, जो जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि किसी ने आपको पेमेंट किया और आप रिकमेंड कर रहे हैं ना, उसके लिए जैसे लोग आपके चैनल में जैसे आते हैं, उसका गाइडलाइंस ऑलरेडी है मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए, उसका सिमिलर गाइडलाइन होना चाहिए फॉर सोशल मीडिया ऑल्सो, कि अगर आपका कोई कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशन है और आप कुछ रेकमेंड कर रहे हैं तो आपको पहले डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एंड इसमें आई एम अज्यूमिंग कि फ्रॉड नहीं है, ये पंप एंड डंप काइंड ऑफ या मैनिपुलेशन नहीं है। तो ये दूसरा कैटेगरी है। और तीसरा कैटेगरी है जब जेन्युइन कमेंट कोई कर रहा है, जैसे मान लीजिए स्टॉक एनालिस्ट वगैरह है, रिसर्च एनालिस्ट है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, वो आफ्टर फुल कॉन्फ्लिक्ट डिस्क्लोजर बताते हैं कि ये कंपनी अच्छी है, इसका नॉर्थ ईस्ट में काफी ग्रोथ बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहे हैं। सो वो जो इंटेलेक्चुअल जो डिस्कशन होते हैं companies के, वो सो ये 3 बकेट में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और थर्ड जहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं कि इन्फोसिस का अच्छा सेल्स होने वाला है नेक्स्ट क्वार्टर, नेक्स्ट 1 साल वगैरह। सो ये तीनों का अलग अलग ट्रीटमेंट रहेगा। जो फ्रॉड है ऑलरेडी नए लॉ की कोई जरूरत, जो जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे कि मैंने कहा, वहाँ पे नए गाइडलाइंस की जरूरत है, विच ऑलरेडी अप्लाई टू मेन स्ट्रीम मीडिया। जैसे आपको आपके एंकर आपके चैनल पे जब लोग आते हैं तो नॉर्मली बोलते हैं कि मेरा ऑलरेडी पोजीशन है। सो ये मैं संक्षिप्त में ये कहना चाहूंगा कि ये 3 अलग अलग ट्रीटमेंट्स होंगे। तो संदीप, ये तो एक पहलू हुआ ना जहां पर आप फ्रॉड्स के बारे में हमें बातें बता रहे हैं कि किस तरह से फ्रॉड्स होते हैं, किस तरह से डिस्क्लेमर्स के साथ जो है इन्फ्लुएंसर्स हो या इन्फ्लुएंसर्स हो या एक्सपर्ट्स जो हैं वो अपनी बात सामने रखते हैं, अपनी सलाह सामने रखते हैं, रिकमेंडेशन सामने रखते हैं। लेकिन संदीप, एक तबका ऐसा भी है जो बिना किसी एक्सपर्टीज के जो फ्रॉड नहीं करता लेकिन आपको गलत ज्ञान देता है, जस्ट बिकॉज उनको अपनी सब्सक्रिप्शंस बढ़ाने, अपनी व्यूअरशिप बढ़ानी, अपनी फॉलोइंग बढ़ानी है। ऐसे भी लोगों की बारात है सोशल मीडिया पे। आप इंस्टाग्राम कहिए, आप यूट्यूब कहिए, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहिए, छोटे छोटे बच्चे 7 साल के, 9 साल के,
13 साल के बच्चे जिन्हें शायद फाइनेंशियल प्लानिंग की स्पेलिंग भी अगर मैं कहूँ तो आती नहीं होगी अच्छे से, लेकिन फिर भी वो लोगों को समझाते हैं कि कैसे आपको अपने पैसे बचाने चाहिए, बचत निवेश में क्या फर्क है, स्टॉक और म्यूचुअल फंड में क्या फर्क है। तो भले ही यहाँ पर फ्रॉड नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप एजुकेशन का आपका इंटेंशन है, वो मैं सही समझती हूँ, लेकिन क्या इनको हमें फॉलो करना चाहिए? क्या हमें इनकी बातों को संजीदगी से लेना चाहिए? एक तरफ आपके पास ऐसे एक्सपर्ट हैं जो अपने आप में सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट्स हैं, जो बाजार को समझते हैं, जो लीगली आपको सलाह भी दे सकते हैं, और दूसरी तरफ इस तरह के लोग हैं अपने टीनेज में हैं जो आपको बता रहे हैं कि बाजार में क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फाइनेंशियल नॉलेज आपको गलत तरीके से भी दी जा रही है, तो इस पर कितना भरोसा देना चाहिए? इस पर भी तो नकेल कसनी चाहिए ना संदीप? बिल्कुल बिल्कुल। नो, सो अगर आपको फ्री ज्ञान मिल रहा है तो इट इज वर्थ द प्राइस यू पे फॉर। हाँ, तो एग्जैक्टली हमेशा मैं वही कह रही हूँ। और भारत में तो संदीप ज्ञान हो या कोई भी चीज हो, मुफ्त में जो भी मिल रहा होगा ना, सबसे पहले उस पर लपक लिया जाएगा। ठीक है, हाँ, बस वही है। तो आई थिंक पार्ट ऑफ इट एजुकेशन भी होता है कि फ्री पैसा कहीं नहीं मिलता है दुनिया में। आपको अगर कोई बता रहा है सोशल मीडिया में कि आपको फ्री पैसा दिलाता हूं मैं, तो ऑलमोस्ट 100% चांस दैट वो फेक न्यूज है, क्योंकि इसमें या तो कोई सेल्फ इंटरेस्ट है, या तो फिर आप कह रहे हैं कि कोई एकदम ही क्लूलेस है और कुछ बोल रहा है फॉर गेटिंग मोर सोशल फॉलोइंग एटसेट्रा। बट नॉर्मली वो नहीं होता है, कुछ ना कहीं ना कहीं से पैसा बना रहे हैं वो लोग। क्योंकि अगर जो इन्फ्लुएंसर है उसको भी यूट्यूब में भी अगर उसको पैसा कमाना है तो दे विल नीड टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ व्यूज। ये तो है नहीं कि आपके 1000 व्यू आ गए तो आप पैसा बना। सो कहीं ना कहीं से पैसा बना रहे हैं। तो जो नेहा के पास आती हूँ, क्योंकि नेहा आपके पूरे सर्कल में जिस तरह के इन्फ्लुएंसर्स हैं वो तो खैर आप ही जैसे होंगे, और आप ही जैसा उनका भी मोटिव होगा कि लोगों को थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल एजुकेशन की ओर लेकर जाए, फाइनेंशियल लिटरेसी की ओर लेकर जाए। लेकिन आप मुझे बताइए कि इस तरह के भी तो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो सवाल मैं संदीप को भी पूछ रही थी जिसका वो जवाब भी दे रहे थे, कि कैसे कम उम्र के लोग जो है फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, स्टॉक्स और शेयर्स की बात करते हैं, और लोग जो है इनकी बातों में आ जाते हैं। फ्रॉड नहीं हो रहा है, लेकिन आपको समझाइश गलत दी जा रही है। नेहा, आई थिंक फाइनेंस इन्फ्लुएंसर बनने के लिए कोई बैरियर नहीं है, इस वक्त कोई भी बन सकता है। हाँ, एक 13 साल का बच्चा बिल्कुल सही बात की, कोई बैरियर नहीं है, कोई भी उठ के बन सकता है। बिल्कुल सही। हाँ, वो सोच रहा है नेहा नागर के 4 मिलियन आ गए, रचना नाडा के 4 मिलियन आ गए, एक छोटी सी वीडियो पे जिसमें हमने बताया कि घर ले कि ना ले। हाँ। उसको लगता है कि सेम टॉपिक वो उठा के गूगल से पढ़ के और एक 30 सेकंड या 1 मिनट की वीडियो बना दे, और ऐसा हो भी रहा है। अब वो वीडियो बनाते जाते तो उनके व्यूज भी आते हैं, और वो ऐसे भी टॉपिक से पहुंच जाते हैं जहां पर खुद की शायद उनकी पर्सनल कुछ समझ नहीं है, लेकिन क्योंकि वो गूगल से पढ़ के बता रहे हैं तो इसलिए वो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर बन गए हैं। बट इवेंचुअली जो हम ऑथेंटिसिटी की बात बोलते हैं कि ऑडियंस को देखना चाहिए कि कौन आपको ऑथेंटिक एडवाइस दे रहा है। ठीक है, आप ज्ञान ले रहे हैं, ले लीजिए, लेकिन उस पर जो एक्ट करना है वो आपका ही डिसीजन है। तो आपको किसी की भी एडवाइस पर एक्ट नहीं करना है। आपने सुन लिया, ठीक है, करो सुनो सबकी बट करो मन की। एंड देन यहाँ पर आई थिंक कुछ गाइडलाइन आना चाहिए रिलेटेड टू एज, क्योंकि कुछ हमारे एग्जाम जो है एडवाइजरी के, उनमें भी थोड़ा बहुत एज फैक्टर होता है। लेकिन फाइनेंस इन्फ्लुएंसर बनने के लिए कोई बैरियर नहीं है किसी भी टाइप का, ना एज का, ना एजुकेशन का, ना किसी भी चीज का। गूगल से पढ़ के आप वीडियोस बना सकते हैं, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। एंड आपका शायद मोटिव नहीं होगा कि आप लोगों को नुकसान कराए या फिर आपकी वजह से प्रॉब्लम हो, बट इवेंचुअली क्योंकि आप पढ़ तो गूगल से रहे, और गूगल पर सारी चीजें आपको सही नहीं मिलेगी, कुछ आउटडेटेड भी मिलेगी, कुछ आर्टिकल्स आपको ऐसे मिलेंगे जो शायद इंडियन ऑडियंस के लिए रिलेवेंट ना हो। क्योंकि जो हम फाइनेंस इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं आजकल नए, वो फॉरेन जो इन्फ्लुएंसर उनको देख के बन रहे हैं, तो जो कॉन्सेप्ट वहां एप्लीकेबल है शायद इंडिया में एप्लीकेबल ना हो। तो इसीलिए अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर बनना है तो उसको थॉरली रिसर्च करना चाहिए, प्लस जो भी वो अपनी बात बोल रहा है उसका सोर्स जरूर लिखना चाहिए, वीडियो में कहीं मेंशन करना चाहिए, कहीं कोने में, कि मैंने ये जो बात बोली है इसका सोर्स यहाँ पर है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। एंड ऑडियंस को भी वेरीफाई करके ही कोई एक्शन लेना चाहिए।
बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर बहुत सारी बातें होती हैं जो एक इन्फ्लुएंसर को ध्यान में रखनी होती हैं। एक इन्फ्लुएंसर को ध्यान में रखनी होती है। एक जो बहुत बड़ा मोटिव होता है, जो हम सब जानते हैं, वो है फेमस होना, ठीक है? और यहाँ पर क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर हो तो आपको रातों रात फेमस होना है। फेमस होने में कोई बुरी बात नहीं है, बशर्त है आप ये तब करें जब आप सही ज़मीन पर खड़े हो, आपकी नीयत अच्छी हो और आप लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रहे हो। आपको जिस चीज़ का ज्ञान है वो पूरी तरह से है और कहीं ना कहीं आपके पास एक प्रोफेशनल बैकिंग है उसको लेकर। संदीप, अगर आपको मेरी आवाज़ अभी आ रही है अच्छे से, अब गाइडलाइंस मैं समझना चाहूँ तो उसमें फ्रॉड को कैसे कवर किया जा सकता है, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन जो इन्फ्लुएंसर देते हैं उसको कैसे कवर किया जा सकता है, टैक्स लगेगा इनकी कमाई पर, ये भी बात सामने आ रही है। क्या कुछ हो सकता है? सेबी की नज़र किन किन एस्पेक्ट्स पर है अगर मैं इस गाइडलाइंस की बात करूँ, इन्फ्लुएंसर के गाइडलाइंस की बात करूँ? तो जहाँ पे जो फ्रॉड है, 2-3 रूलिंग भी आया पिछले 3 महीने में सेबी के, जहाँ पे सेबी ने एक्शन लिया है, क्योंकि ब्रॉडली इसका जो रिसर्च एनालिस्ट या तो फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का लाइसेंस जरूरी है अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक एडवाइस दे रहे हैं। तो वो लॉ तो ऑलरेडी है। बाकी बच्चा जहाँ पे अगर जैसे कि आपने कहा कि जेन्युइन एडवाइस है, बट द पर्सन डजंट नो कि उसका कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है, बस रैंडम ज्ञान दे रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट आई थिंक जो 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 जैसे कि मैंने कहा, मेन स्ट्रीम मीडिया का जो रेगुलेशंस है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, डिस्क्लोज करना की पोजीशन नहीं है नहीं उसमें, वो सब आई थिंक मेरे हिसाब से एक्सटेंड करेगी सेबी। सो ये डेवलपमेंट बाकी है। बाकी जैसे कि मैंने कहा कि फ्रॉड में कुछ एडिशनल कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट थोड़ा एक्शन लेना, ज्यादा लोगों पे एक्शन लेना जरूरी है। सजा और जुर्माने का कितना प्रावधान होना चाहिए इसमें, संदीप? संदीप, चलिए मैं फिर से ये सवाल लेकर आऊंगी उनके पास, लेकिन नेहा, अब क्योंकि जो गाइडलाइंस जिस तर्ज पर आनी चाहिए, संदीप ने उसका जवाब दिया, आप उसमें और क्या ऐड करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि इसका यूनिवर्स थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए? क्योंकि ओवरऑल जो गाइडलाइंस आएंगी, हम जानते हैं कि एक तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए अलग बन रही हैं और अब ये सेबी खासतौर से इन्फ्लुएंसर्स की गाइडलाइंस पर भी काम कर रहा है, लेकिन इसका दायरा आपके मुताबिक और कितना बढ़ सकता है? जैसे अगर हम कोई पर्टिकुलर स्टॉक की रिकमेंडेशन दे रहे हैं म्यूचुअल फंड की, तो उसके लिए हमें एडवाइजरी का सर्टिफिकेट लाइसेंस लेना जरूरी है। अदरवाइज एक और मैंडेट होता है कि आपको डिस्क्लेमर देना होगा कि मैं कोई एडवाइजर नहीं हूँ, आप खुद की रिसर्च खुद करें। वो लंबा सा डिस्क्लेमर होता है जो यूट्यूब वीडियोस या इंस्टा वीडियोस में लगाना होता है। इंस्टा की जो वीडियो है वहां पर वो कोई नहीं लगाता है। यूट्यूब पे मैंने कुछ इन्फ्लुएंसर्स को देखा है वो डिस्क्लेमर लगाते हुए या डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है। तो हमारे पास कुछ ऐसा मेल आईडी और समथिंग होना चाहिए कि हम कंप्लेन कर सके, वीडियो का लिंक दिया और उस मेल पे कर दिया कि यहाँ पर इन्होंने कोई डिस्क्लेमर नहीं लगाया और ये स्टॉक या म्यूचुअल फंड का रिकमेंडेशन दे रहे हैं। तो इससे क्या है, इजीली एक्शन लिया जा सकता है। आई थिंक जब हम कुछ टाइम पहले इंस्टा पर जो पेड कोलैबोरेशन का गाइडलाइंस आया था कि हैशटैग कोलैब लगाना जरूरी है, तो उस पर क्विक एक्शंस हो रहे थे, फटाफट मेल आ रही थी कि आपने इस पे कोलैब नहीं आया। मुझे भी जब स्टार्टिंग में एकदम 2021 मई में लागू हुआ था तो मुझे भी एक मेल आया था कि आपने इस पे हैशटैग कोलैब नहीं लगाया। तो इतनी जल्दी जो रिएक्शन आया, मैं बहुत देख के खुश हुई कि अच्छा है, इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है, तुरंत लिया जा रहा है। सेम आई थिंक सेबी के केस में होना चाहिए कि फाइनेंस इन्फ्लुएंसर अगर कुछ भी किसी भी टाइप का मिसगाइड कर रहा है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा है या फिर कुछ एडवाइजरी करने की कोशिश कर रहा है किसी स्टॉक या म्यूचुअल फंड के बारे में, तो हमारे पास कुछ ऐसा ईमेल आईडी और समथिंग होना चाहिए कि हम उसका रिपोर्ट कर सके। बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो ट्रांसपेरेंसी की आपने बात कही है ना नेहा, और साथ ही ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए। एक रूपता तो तब हो जाएगी जब आपके पास एक गाइडलाइंस आ जाएगी, लेकिन हाँ, जहाँ तक ट्रांसपेरेंसी की बात है, नेहा, आपको नहीं लगता कि उनकी इनकम, उनकी सोर्सेज क्या है इनकम की, ये सब चीज़ें एक बार वो टैक्स नेट में आ जाएंगे तो और क्लियर होगी, और इसे भी सामने लाना चाहिए। कम से कम अपने फॉलोअर्स के सामने तो आप ट्रांसपेरेंट रह ही सकते हैं। इस पर कितना फोकस होना चाहिए गाइडलाइंस में? आई थिंक जैसे अभी आपने पूछा कि कितना चालान या कितना उनपे फाइन लगना चाहिए, ये भी आई थिंक हमारी जो इनकम होगी उससे रिलेवेंट होगा कुछ। जैसे अभी जो गाइडलाइंस आई थी हमारे पास इन्फ्लुएंसर्स को लेकर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को लेकर, कि 10 लाख तक का भी फाइन लग सकता है अगर आपने कुछ गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया। तो 10 लाख इज अ बिग अमाउंट कि आपने ये नहीं किया। तो आई थिंक फाइनेंस को लेकर भी, क्योंकि इतनी बड़ा डिसीजन होता है, आप किसी भी चीज के बारे में ज्ञान ले सकते हैं, आप फिटनेस के बारे में
ऑल्दो वो भी थोड़ा बहुत रिस्की होता है, लेकिन फैशन के बारे में, ब्यूटी के बारे में तो वो थोड़ा बहुत चल जाएगा। लेकिन जहाँ मनी रिलेटेड ज्ञान ले रहे हैं और उस पर आपने कोई डिसीजन ले लिया तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर आई थिंक जो दंड है वो भी भारी ही होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर गाइडलाइंस में क्या कुछ आने की संभावना है या क्या कुछ आना चाहिए, इस पर तो हमने विस्तार से बात की है, लेकिन अंत में यही कहना चाहेंगे हमारे सभी दर्शकों को, भले ही आप निवेश करते हो या बाजार में आप ट्रेड करते हो, बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हैं तो उस इन्फ्लुएंसर के बारे में कुछ जानकारी बटोर लें। आप देख लें कि वो जो आपको समझाइश दे रहे हैं, जो सलाह दे रहे हैं, उनका सोर्स क्या है, उनकी रिसर्च क्या है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी उनकी काबिलियत क्या है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है आपकी मेहनत की, गाढ़ी कमाई की। और इसी के लिए 18 स्वदेश उस खास मुहिम को लेकर आया है जहां पर हम आपको आगाह कर रहे हैं, आपको सावधान कर रहे हैं, आपको सतर्क रहने की गुजारिश कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स से। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा, समय निकाला इस बेहद खास पेशकश के लिए, और मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।